Yes. So, am I audible to you? Give me a quick thumbs up. फिर करते हैं शुरू सेशन को. So, हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉज एंड अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम. देखिए, ऐसा है जोश, जुनून, आत्मविश्वास और आप सबका प्यार और स्नेह ना तो खत्म हुआ था, ना खत्म हुआ है, ना खत्म होगा. तो उसी जुनून के साथ में आपके बीच में आज 7वां कौन सा 7th पार्ट में लेकर आया हूं दिल्ली कानूनी अपडेट को लेकर. और अगेन आज का सेशन ये बड़ा धमाकेदार होगा, ये आप मेरी आंखों में देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो. कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को सीखने की कोशिश करें और उस चीज को पूरी शिद्दत के साथ सीखने में अपनी जान डाल दें तो वो चीज कभी आपको नाकामयाबी का फल नहीं देती, है ना. ऐसा ही कुछ है. तो आइए जरा शुरू करते हैं. सबसे पहले आज एक ऐसी खबर जिसका बकायदा मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा. ध्यान से देखिए. अक्सर एक चीज बड़ा परेशान करती है और उस चीज का नाम है प्रॉपर्टी पे किया गया अतिक्रमण. क्या है? प्रॉपर्टी पे किया गया अतिक्रमण. अतिक्रमण समझते हो? एनक्रोचमेंट जिसको बोलते हैं. कई बार लोग क्या करते हैं किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे, अब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अतिक्रमण करते हैं तो प्राइवेट बंदा चुपचाप नहीं रहता, लेकिन जब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे अतिक्रमण करते हैं और वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका ना तो कोई धनी है ना कोई धोरी है, तो उस केस में फिर समस्या उत्पन्न होती है. आपने देखा होगा कि पब्लिक गार्डन का, पब्लिक रोड पे बहुत कॉमन है अतिक्रमण करना. एक एग्जाम्पल दूं? चलो, अब जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं, अगर ये एग्जाम्पल आपने गलती से अपने परिवार के बड़े सदस्य को पूछ लिया, नहीं समझे? सुनो, अब जो मैं एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं, अगर आपने ये एग्जाम्पल गलती से अपने ही परिवार के किसी बड़े सदस्य को पूछ लिया तो 100% तय है कि वो घर के जो बड़े सदस्य हैं, चाहे वो पापा जी हो, ताऊ जी हो, भैया जी हो, जो भी हो, वो आपसे तुरंत नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे चल भाग यहां से, आया बड़ा लॉ करके. यकीन नहीं होता? आओ जरा इस एग्जाम्पल को देखो. मजा आता है कभी कभी आप लोगों की बैंड बजते देख, बड़ा आनंद आता है. देखो, सपोज करो कि ये है, वैसे बजेगी नहीं, चिंता मत करना. जैसे सपोज करो कि ये है गली का एक हिस्सा और ये है गली का दूसरा हिस्सा. ठीक है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो गली है, देखो यहां पे बने हुए हैं मकान, दिख रहे हैं आपको? ये सारे मकान बने हुए हैं 25 बाई 50 के वगैरह के. इस साइड भी क्या बना हुआ है? मकान है जो बना हुआ है. ठीक है, इस तरीके से सबके मकान है जो बने हुए हैं. और ये क्या है? ये हमारे घर के आगे से जाने वाला रास्ता. आप इसे कह रहा हूं, देख लो. तो क्या होगा यहां पे कि आपका घर है, मान लेते हैं ये वाला. तो आपको पता है आपने अपनी, अब ये गली कितनी है? ये गली है 30 फीट की. ये गली है 30 फीट की कागजों में. एक्चुअल में ये गली कितनी मिलेगी आपको? एक्चुअल में ये गली आपको मिलेगी या तो 18 फीट और या फिर 20 फीट. ठीक है. क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे इस गली में जो आमने सामने वाले दो जो महानुभाव है, इन्होंने क्या कर रखा है कि 5% पर जो एरिया है उस पर अपने पूज्य पिताश्री की धरोहर साबित कर रखी है. और राइट साइड वाले जो पड़ोसी है, इन्होंने भी लगभग 5% पे, 5 फुट पे क्या कर रखा है? अपने पूज्य पिताश्री की धरोहर साबित है जो करवा रखी है. यहां पे धरोहर का मतलब है अतिक्रमण साबित कर रखा. यही तो होता है. देखो भाई, अगर मैं हिंदी भाषा को एक बार थोड़ा सा इग्नोर करूं और अंग्रेजी के अंदर बात करूं तो ये तो कहते हैं कि भाई फादर की प्रॉपर्टी बना रखी है. अब आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे, लोग क्या कहते हैं इस तरीके से. अब यानी कि 5 फीट का एरिया इनके लिए अलग जोन हो गया कि भाई हमने यहाँ पे घर लिया है. अब सरकार को तो बेचारी को ध्यान, सरकार को भी पता है जी, क्योंकि सरकारी जो मुलाइंदे होते हैं वो भी ऐसा ही करता है. तो 20 फीट की जो 30 फीट की जो गली है वो अब 20 फीट में ही रहेगी. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अतिक्रमण किया तो क्या, आपको क्या लगता है इससे आपको तो खाली 5 फीट का फायदा हुआ होगा. ये जो रोड बनाने का ठेका लेने वाला कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका लेने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, रोड कॉन्ट्रैक्टर, इसको पता है कितना फायदा होता है? बेमिसाल फायदा होता है. कैसे? क्योंकि ये जो पेमेंट उठाता है वो 30 फीट के हिसाब से उठाता है. सारा का सारा मकड़ी का जाल है. जो ऑफिसर है वो आंखें मूंद लेगा,
वो कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? आपको यकीन नहीं होता है, आप एक काम करो, आप कंप्लेंट डाल के देख लो। आप कंप्लेंट डाल के देख लो कि भैया हमारी 30 फीट की गली है, आज के टाइम में 20 फीट की पाई जाती है, 10 फीट पता नहीं कहां चला गया। आप आके मौका मुआयना कीजिए और हमारी सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कीजिए। वो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? अब मैं समझाता हूं क्यों नहीं आएगा। रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया? कॉन्ट्रैक्टर ने। कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि रोड 30 फीट की नहीं है, 20 फीट की नहीं है। देखो, जब सबका फायदा होता है ना तो सब चुपचाप रहते हैं। जब सबका फायदा होता है तो सब चुपचाप रहते हैं। तो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया? ठेकेदार ने। 30 फीट की जगह रोड कितनी बनेगी? 20 फीट की, ये इसको पता है। ठीक है। अब ऑफिसर को भी पता है, ऑफिसर को भी पता है, जिसने ये टेंडर पास किया है उस अधिकारी को भी पता है कि रोड 20 फीट की है, लेकिन फिर भी वो 30 फीट का पेमेंट कर रहा है। आपको क्या लग रहा है वो भोले मामा है? ना, उनको पता है कि मैं 30 फीट का पेमेंट कर रहा हूं, एक्चुअल में 20 फीट की है, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्टर से माल, मसाला, मलाई, रसगुल्ला खा पाएगा, वरना बेचारा खाएगा कहां? गरीबी आ जाएगी इस व्यक्ति के, तो इस व्यक्ति के गरीबी आ जाएगी घर पे, आटे के जो है लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि सरकारी सेवक में प्रॉब्लम बताइए क्या है कि सरकारी सेवक की सैलरी से होता है क्या है बेचारे को? 40, 50,000, 60,000, 1 लाख क्या होता है इनसे? जब तक ऊपर की मलाई नहीं आती तो इनका तो पेट जो है ना वो पेटूलाल भरता ही नहीं है, वगैरह वगैरह। खैर जो भी है, जैसा भी है, अपने को क्या करना, लेकिन हाँ ऐसा होता है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्टर का क्या फायदा कि भाई 30 फीट का पेमेंट मिल रहा है। ऑफिसर को क्या फायदा कि मावा मिल रहा है, मावा मसाला मिल रहा है। ये ट्राई कर लेना, अगर आपके कोई दूर के रिश्तेदार हो ना डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, तो कभी उनसे पूछना कि मामा जी बढ़िया चाय बना के ला, तो एक अंदर की बात बताओगे तो मामा जी आपको सारी बातें बता देंगे। ट्राई कर लेना। अरे ना ना ना, रितेश महेश्वरी सादम बाप, रिश्वत कैसी बातें कर रहे हो आप? इसको रिश्वत बोलते हैं? अरे ये रिश्वत नहीं है, ये सरकारी सेवा का प्रसाद है, सरकारी सेवा का प्रसाद। रिश्वत मत बोलो भाई, आप इसको फिर बदनाम कर दोगे। हाँ वो बात अलग है कि इसको खाने वाले गुंडे होते हैं, एक नंबर के बदमाश होते हैं, एक नंबर के भ्रष्ट होते हैं, उनके खून में काला पानी मिला हुआ होता है, अगला जन्म उनका मृत काल के तहत भी बड़ा प्रदूषित रहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये प्रसाद है। आ जाओ वापिस। तो यहां पर क्या हुआ, इस तरीके से इसको बोलते हैं अतिक्रमण। तो उड़ीसा हाईकोर्ट को यह बात थोड़ी सी खल गई। उड़ीसा हाईकोर्ट को यह बात खल गई। कैसे खली मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 133 सीआरपीसी आप लोगों ने सुना है? सेक्शन 133 जो सीआरपीसी है उसके तहत अगर कोई न्यूसेंस होता है, कोई अतिक्रमण होता है, तो उसको हटाने के संबंध में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा ना 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 ना, पावर नहीं ड्यूटी है। क्या बोला उड़ीसा हाईकोर्ट ने? उसने कहा पावर नहीं है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। यार ये फ्लैश क्यों कर रहा है? ये एक सेकंड में इसको ठीक कर दूं क्या? ये बीच बीच में कुछ फ्लैश हो रहा है ना, अब ठीक है। मुझे लगा ये भी बुरा मान गया। अरे बुरा मत मानो यार, ये एग्जाम्पल है। देखो हमारा टॉपिक क्या है? कानूनी अपडेट। अगर हम लोग, आप और मैं कानून की बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ? इसीलिए क्या, चलो जो भी हो, अब मैं मेन मुद्दे पर लेकर आता हूं। तो मेन मुद्दा यह है कि उड़ीसा हाईकोर्ट जो कि कटक में है, उसकी ग्रिड पिटिशन है, इसका नाम है 3385 ऑफ 2024, यानी कि लेटेस्ट माल। ये दिख रहा है आपको बुलडोजर? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके सामने एक मामला आया, त्रिनाथ पांडा। यार बहुत बढ़िया जजमेंट है, मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा, मस्ती से पढ़ना, मस्ती से आराम से प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना, ठीक है? आनंद आ जाएगा आप लोगों को। देखो समझो, तो ये त्रिनाथ पांडे वर्सेस कमिश्नर कम सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स वगैरह। अब आप एक चीज नोट करना, अभी हाईकोर्ट के नाम में उड़ीसा की स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है और एक्चुअल में उड़ीसा स्टेट को स्पेलिंग ऐसे लिखा जाता है। तो क्या दोनों गलत है या दोनों सही है? दोनों ही ठीक है जी, चल रहा है, कोई दिक्कत वाली ऐसी कुछ बात है जो नहीं है। जैसे आपके ये प्रयागराज को, इलाहाबाद को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। लेकिन आज भी हाईकोर्ट की जहां तक बात आती है, हाईकोर्ट ने अपना नाम नहीं बदला है, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ही कहा जाता है। तो ये ठीक है, कोई बड़ी वाली खास बात नहीं, इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उड़ीसा वैसे सही इसका नाम है और उड़ीसा ये आपको हाईकोर्ट के लिए पुकारा जाता है, उसके नाम लिया जाता है। तो यहां पे मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो 133 सीआरपीसी के तहत एनक्रोचमेंट को क्या करेगा? रिमूव करेगा फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी, और ये मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि उसकी मन मर्जी हो तो करे, मन मर्जी हो तो नहीं करे।
तो अब यहां पे कहां गया वो, एक सेकेंड ना, हाँ ये वाला, इसमें से ये जो लिंकिंग बेरेट है इसमें से मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा जो अपनी सेक्शन स्विचिंग टेबल है, ये रही सेक्शन स्विचिंग टेबल। तो इस सेक्शन स्विचिंग टेबल में मुझे ये देखना है कि 133 ये तो पुराना सेक्शन है, ये तो सीआरपीसी का है। भविष्य में अगर हमें ये जजमेंट यूज करना है तो हम कौन सा सेक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो हम सेक्शन इस्तेमाल करेंगे यहां पर 133 के बदले में 152.2 भी नोटेड माय लॉर्ड। इसको हम बीएनएसएस से कौन सा सेक्शन बोलेंगे, 152, 152, 152 ये आपका सेक्शन है जो रहेगा। ये सेक्शन स्विचिंग टेबल है, एक नया इनिशिएटिव जो सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग लॉ के द्वारा लिया गया है आप लोगों के लिए। पुराने कानून से नए कानून को पढ़ने का एकदम बेमिसाल शानदार तरीका आपको कहां देखने को मिलेगा, लिंकिंग बेरेट के साथ में मिलने वाली सेक्शन स्विचिंग टेबल में देखने को मिलेगा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। तो 133 की जगह आपको बीएनएसएस के कौन सा सेक्शन है, यानी कि जजमेंट हम बाद में भी यूज करेंगे। तो उड़ीसा हाईकोर्ट ने इस पूरे 133 पे गाइडलाइन जारी कर दी। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी अतिक्रमण हो रहा है ना, और अगर आप कोर्ट का दरवाजा नॉक नॉक करना चाह रहे हो, या फिर आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मान लीजिए कि अगर आपने वहां पर क्या किया, एक तरीके से शिकायत है जो दर्ज करा रखी है, तो उस केस में, और वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि सामान्य केस में वो कुछ करता नहीं है, भूखा है बेचारा, तो ऐसे केस में विद ड्यू रेस्पेक्ट ना, भूखा मतलब घर से भूखा नहीं आया है, एक अन्य तरह की भूख होती है जो शांत होने में थोड़ा समय लगता है, नॉट इन ऑल केसेस, फ्यू केसेस। तो क्या होता है कि ऐसे केसेस में वो अपनी ड्यूटी निभाता नहीं है, वो बोलता है आज टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना, तो आप उसके पास कल परसों मत जाना। आप कहां जाना, आप सीधा हाईकोर्ट चले जाना और ये गाइडलाइन करा देना कि साहब ये लो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना, और वहां पर भी नहीं जाना है, संपर्क पोर्टल जिंदाबाद, शिकायत डाल दो, अलग अलग पोर्टल बने हुए, लोकपाल बना हुआ है। देखो हाईकोर्ट वाईकोर्ट जाने के तो वकील साहब गजब की फीस ले लेंगे, हालांकि मैं खुद वकील कम्युनिटी का हूं, लेकिन फिर भी आपको जनहित में एक सूचना जारी करना चाहता हूं कि हाईकोर्ट जाएंगे तो पैसा लगता है। आप तो क्या करो, लोकपाल जाओ, ये तुम्हारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, पीसीएस पास किया हुआ, आईएएस पास किया हुआ, काम ही नहीं कर रहा है, लोकपाल में शिकायत डाल दो। इसी एपिसोड, ये जो दिल्ली कानूनी अपडेट है, इससे पहले मैंने आप लोगों को ये लोकपाल का फंडा सिखाया था। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे ना, तो देवी और सज्जनों देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है वो। नाउ तो ये जजमेंट है, इस जजमेंट की पीडीएफ मैं बकायदा आपको शेयर करूंगा, मस्ती से पढ़ना। तो ये आज का लीगल अपडेट है कि 133 के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है, उसको करना ही पड़ेगा। क्या, एनक्रोचमेंट का रिमूवल। देखो वकील की पावर सिर्फ कोर्ट में नहीं चलती है, वकील की पावर कई बार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह के ऑफिस में भी चलती है, वहां पर भी थोड़ा पुलिस के सामने भी थोड़ा दमकम है जो दिखाना पड़ता है। ओके जी, तो इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, नोट कर लीजिए, लिंकिंग लॉज तनसुख सर। क्या है, लिंकिंग लॉ तनसुख सर। टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना, 47,000 से भी ज्यादा एडवोकेट्स वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए, क्योंकि डेली आपको अपडेट, उसका पीडीएफ वो आपको वहां पे मिलने वाला है। तो ये इस जजमेंट का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो है हमारी आज की न्यूज नंबर 1। अब आ जाते हैं न्यूज नंबर 2। अच्छा, ये बात आपको बुरी तो नहीं लगी ना, बुरा तो नहीं लगा ना, लगने तो अपन क्या है ना, लेकिन गलती से घर के सीनियर सदस्य से मत पूछ लेना, वरना ज्यादा बुरा लग जाएगा। हाँ जी भाई, अब आ जाओ यहां पे ये है ना, ये सबसे जघन्य अपराध है। आज के इस कानूनी अपडेट में मैं आपको महापाप के बारे में बताने वाला हूं। आपको पता है महापाप क्या होता है? महापाप ये होता है कि एक मरते हुए व्यक्ति से भी पैसा वसूल करना, महापाप की कैटेगरी नंबर 1। महापाप की कैटेगरी नंबर 2 के अंदर भी बहुत सारी बातें आती है, वो भी मैं बताऊंगा। और उस 2 में कौन सी कैटेगरी है, एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ में घटना हो गई, वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने आई है या कहीं पर भी गई है, और ऐसे टाइम में उसकी इस हालत का लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। ये महापाप से भी घृणा करने वाला अपराध है जो है। सर हिंदी में जजमेंट मिल जाएगा। ओ मैडम जी हेलो, आपको बता देता हूं मैं, अंग्रेजी पे कमांड बनानी पड़ेगी जजमेंट को पढ़ने के लिए। कथनी में और करनी में बहुत अंतर होता है, इतना स्पष्ट कोई नहीं कहेगा, मैं कह देता हूं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आप चैनल अनसब्सक्राइब करोगे, सुन लो। हिंदी मीडियम के सभी कैंडिडेट सुन लो भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और कई सारे हाई कोर्ट के जजमेंट आज की तारीख में भारत के अंदर इंग्लिश के अंदर आता है, और आपको अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेट है जो करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए बेटर है अंग्रेजी पे कमांड बना लो, बहुत जरूरी है, सीधी और स्पष्ट बात है ये। और इतनी तो कमांड होनी चाहिए कि कम से कम पढ़ने में हम पीछे ना रहे। समझ गए प्रिया जी? अब आ जाओ इस बात पे। ये मामला है जेके लोन अस्पताल के संबंध में। ये प्राइवेट अस्पताल कुछ मामलों के अंदर है ना, कम नहीं होता है, बहुत बहुत बदमाशी की पराकाष्ठा पे चले जाते हैं।
तो हुआ क्या कि जेके लोन, आजकल हर हॉस्पिटल के अंदर ये एक केमिस्ट की शॉप है जो होती है, आपने नोटिस किया होगा। तो खबर यह है कि राजधानी के जेके लोन अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। एक बच्चे के परिजन ने अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवा देने का आरोप लगाया। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अंदर की बात यह है कि इस अस्पताल वाले ने न्यूज़पेपर वालों को माल मसाला नहीं दिया होगा। ये माल मसाला वो नहीं जो आप सोच रहे हो। आपको पता है, जब भी किसी प्राइवेट घटना पे, किसी प्राइवेट जगह पे कोई ऐसी चीज घट जाती है जो कि अपराध श्रेणी में आ गई, जैसे कोई, आपने नोटिस किया होगा, ये 100% किया होगा, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। आपने कभी अखबार में पढ़ा कि शहर के एक निजी होटल में देह व्यापार में लिप्त 3 महिलाएं पकड़ी गई और 2 युवक भी साथ में, ऐसी कोई खबर पड़ी आप लोगों ने? आपने नोटिस किया होगा कि अखबार वाले ने होटल का नाम नहीं छापा है। अखबार वाले ने होटल का नाम नहीं छापा। क्या लिखा कि शहर के एक निजी होटल में ऐसा ऐसा हो गया। क्यों नहीं छापा? क्यों नहीं छापा? वो इसलिए नहीं छापा क्योंकि इस निजी होटल वाले को ब्लैकमेल किया गया था और उसने ब्लैकमेल की राशि पकड़ा दी है। अरे सरेआम एक्सटॉर्शन करते हैं, सरेआम एक्सटॉर्शन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई अपराध जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक हम अपराधी का नाम नहीं छापेंगे। ये सब जब दिखावे हैं, दोगलापन नहीं है। सीधे तौर पे क्या होता है, ब्लैकमेलिंग का कॉल जाता है, नाम छापना है, नहीं छापना है, 50 पेटी लाओ, 10 पेटी लाओ, 5 पेटी लाओ। ये सरेआम है जो होता है। ये जो कहते हैं ना कि हम जो है इतना पुण्य करते हैं, यहां देते हैं वहां देते हैं, सब ना एक नंबर के चोरों के सरदार भी होते हैं कई बार, है ना। ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि देखो कुछ बुरा करते हैं तो कुछ अच्छा भी करना दिखाना है जो पड़ता है। खैर चलो, जो भी हो, माल मसाला इसने नहीं दिया होगा, नाम छप गया, वरना यहां पे खबर क्या आती। वैसे मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी है जो हो सकता है, लेकिन ईमानदार पत्रकारिता आज भी जिंदा है। ईमानदार पत्रकारिता आज भी जिंदा है। क्या चलो, तो राजधानी के इस अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने। एक बच्चे के परिजन ने अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवा देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अस्पताल में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और यहाँ पे ये जो पर्सन है उसने बताया कि एक साल का बेचारा पोता था। कितना? 1 साल का। उसको निमोनिया हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे संडे को क्या लेके गए, इस अस्पताल में लेके गए। मंगलवार को उसको डिस्चार्ज किया देगा। उस वक्त डॉक्टर ने क्या किया, एक पर्ची पर जो है कुछ 5 तत्व की दवाएं, 5 दवाएं हैं जो लिखी, उन दवाओं को अस्पताल के दवा वितरण केंद्र से लेकर घर आ गए। आरोप यह है कि जब देखा तो उसके पीछे जितना मामला वो एक्सपायरी डेट का था। अब देखो, एक्सपायरी डेट के मामलों के अंदर 2 चीजें होती है। कई बार गलती से भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक केमिस्ट की शॉप पर बहुत सारी मेडिसिन है जो होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बेचारा हर जगह पे क्या करे, उस चीज को इस्तेमाल है जो करे, हर जगह पर उस चीज की डेट वेट है जो देख के बताए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस के अंदर क्या होता है, एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन एक कहावत है, एक लैटिन कहावत है, कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। थोड़ा दिमाग की बत्ती, देखो यहां पर अस्पताल वालों की गलती है तो इनकी भी तो गलती है। दवाइयां ले रहे हो यार, 2 मिनट सरसरी निगाहों से देख लो एक्सपायरी डेट में है कि नहीं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें वहां पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। ठीक है, सर डर गए, सर डर गए, सर डर गए। अरे लालू पतराज सुधर जाओ, इधर मुद्दे की बातें सुन लो, डंडे डंडे की बातें करते हो, मेन मुद्दे की बातें सुननी है। सर डर गए, तुमको तो ना मेले के अंदर खड़ा करके डांस करवाएंगे, करते ना सर डर गए, सर डर गए। कौन है ये, पकड़ो इसको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्या चलो, अगर कोई व्यक्ति, अब कानूनी अपडेट ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से एक्सपायरी डेट का माल बेचते हुए पकड़े या दिखे तो आप उसके खिलाफ 2 तरीके की कार्रवाई है जो कर सकते हैं। वो सुन लीजिए, वो 2 तरीके की कार्रवाई है जो क्या होती है। पहली कार्रवाई आईपीसी के सेक्शंस होते हैं जिसके तहत ये ड्रग्स को इस तरीके से एडल्ट्रेट करके बेचना या फिर जो है जो कहा वो नहीं बेच के दूसरी दवा बेचना, तो वो अपराध है जो हो सकता है। और नंबर 2 जो अपराध वहां पर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। आप लोगों ने आईपीसी पढ़ते समय नोटिस किया होगा कि जहां पर स्पेशल या लोकल लॉ एप्लीकेबल होता है वहां पर आईपीसी वगैरह के प्रोविजन सामान्यतः लागू है जो नहीं होता है। ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में वहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून की जानकारी एक सामान्य व्यक्ति को होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं जो है दवाई ये चीज ऐसी है जो इंसान की लाइफ से जुड़ी हुई रहती है ना। जवानी से लेकर या जन्म से लेकर बुढ़ापे तक कभी न कभी तो वो किसी न किसी दुकान के, मेडिकल दुकान के सेंटर पे जाता ही जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर। अरे भाई तुम लोग है ना, हमारी बात का इतना भी बुरा मत मानो, थोड़ा मान लो, इतना भी मत मानो, क्योंकि देखो हमें कानूनी अपडेट सीखना है।
ठीक है, बाकी सब बातें साइड में। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, एक इसके जुड़ी हुई एक खबर और थी, वो बताऊं मैं आपको। आज के समय में महापापधारी चीजें हैं जो हो गई है। हाँ जी, अब देखो इसको समझो आप। ये क्या है? कैंसर ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला करती है। आपको पता है, बचपन से हमको एक चीज सिखाई जाती है कि यार किसी भी कमजोर व्यक्ति की बद्दुआ मत लो, सिखाया जाता है ना। किसी भी निर्बल को सताना नहीं चाहिए, है ना। एक कहावत है, क्या नाम था उसका? निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मरे जीव के साम से लोह भस्म हो जाए। ऐसा होता है कई बार। तो अगर आप किसी को सताते हो तो इसी जन्म के अंदर भगवान सजा भी दे देता है कई बार, ऐसा होता है। और ऐसी एक सजा अपने आप में कहीं कैंसर की भी होती है ना। कैंसर के मामलों में इंसान बहुत तड़पता है इंटरनली। अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तो फिर भी ठीक है। लेटर स्टेज पर चीज होती है तो बहुत पैनिक है जो चीजें होती है। ऑनेस्टली कहूंगा, अपने ही कुछ ऐसे क्लोज बंदों को इस कैंसर की बीमारी के कारण मरते हुए भी देखा है। शायद इस बात को मैं अपने जज्बातों के साथ जोड़ रहा हूं, आई नो, जो मुझे नहीं करना चाहिए, बट ये होता है। कैंसर जैसी बीमारी के अंदर भी कुछ लोग चूकते नहीं है। पता है क्या करते? आपको याद है कोरोना के टाइम में एक वो इंजेक्शन था, मैं नाम भूल गया उसका, तो उसमें उसके बजाय वो लोग पानी के इंजेक्शन पकड़ा रहे थे, बता रहे थे कि वो वाला इंजेक्शन है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप, वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। कोरोना के टाइम एक इंजेक्शन फेमस हुआ था, तो पानी के इंजेक्शन पकड़ा रहे, बोल रहे कि ये वाला है। अब अस्पताल के अंदर जाने नहीं दे रहे, अस्पताल के अंदर जाने नहीं दे रहे। सिर्फ कोरोना का मरीज अकेला होता है, रिलेटिव जा नहीं सकते। वो डॉक्टर, कुछ ऐसे लोग क्या करते हैं, मरीज से वो इंजेक्शन ले लेते हैं, जो मरीज, जैसे मरीज के परिजन से वो इंजेक्शन ले लेते हैं, अंदर आके उसकी जगह कुछ पानी का इंजेक्शन लगा देते हैं और खुद जो है उसको वापस ब्लैक में सेल आउट कर देते हैं। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के कुछ मेडिकल पर्सनल होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ होता है ना। हाँ, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। दैट इज द रेमडेसिविर, ये उसका नाम था, रेमडेसिविर उसका नाम था। तो ये खूब हुआ, आपने खुद इस बात को ऑब्जर्व जो किया होगा। तो ऐसा का ऐसा मामला ये है कि कैंसर की नकली दवाइयां बनाने का एक गिरोह जो इस तरीके से पकड़ा गया। देखो यार, बहुत सावचेत रहो। आज के टाइम में ओरिजिनल और डुप्लीकेट का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है। और ऊपर से ये एआई और आ गया है, ये पंचायती राज बड़ा भारी काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, एआई ये जो है मतलब आइडेंटिफाई नहीं करेगा। एक फर्जी कॉल आ गया, बोला कि मैं ये हूं वो हूं, आपकी आवाज आपके दोस्त की आवाज होगी, आपके ब्रदर की आवाज होगी, परिवार की आवाज होगी, यार फटाफट 500 रुपये भेज दे, 1000 रुपये भेज दे, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ है जो होने वाला है। तो बी अवेयर, है ना। आज के समय के अंदर चीजों को हमें ऑब्जर्व करना होता है। मैंने टेलीग्राम में जितने भी कैंडिडेट जो मुझे मैसेज करता है ना, मैं उनको कई बार कहता हूं, अगर तुमको ऐसा कोई भी संदेहपूर्ण मैसेज मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि भाई तनसुख पालीवाल वगैरह सर ऐसा है, तो आप उससे बोलो कि भाई ये काम करो, सर के ऑडियो नोट में मेरा नाम बोल के बताओ, तो मैं मानूंगा तुम ओरिजिनल हो। करना पड़ता है। और मैं बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के साथ में मुझे भी भुगतना पड़ता है उस डुप्लीकेट के चक्कर में। कई बार मुझे ओरिजिनल को भी ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन वो जरूरी है। लेकिन वो क्या है? जरूरी है। हाँ जी, खैर चलो जो भी हो, तो ये यहां पर ये चीज है। और आप कितना भी कर लो, गब्बर मूवी में तो देखो बात अलग होती है, रियलिटी के अंदर भी ऐसे कई अस्पताल है जिस तरीके से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए मरीज चांदी है, सोना है, डायमंड है ना। एनिवर्सरी को अपनी लुगाई को दिया जाने वाला हार है सोने का, वो होता है मरीज उसके लिए। क्या, चलिए, तो ये भी एक मामला है। तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा सजग रहो वगैरह, बहुत जरूरी है, क्योंकि सजगता से बड़ा कोई इलाज नहीं होता। अब आ जाते हैं हम यहां पर आज की तीसरी खबर पे। देखो भाई, ये खबर जो है वो थोड़ी सी अलग है। वैसे मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आया हूं, उसको अपन बाद में ऑब्जर्व करेंगे। एक ये खबर है और ये दुख का विषय है। तो बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे मकान मालिक जो खुद का तो ख्याल नहीं रख पाते, लेकिन अपने घर में एक मोटा हट्टा कट्टा डॉगी पाल रखा है। इतना हट्टा कट्टा कर रखा है कि पड़ोसी भी उनके घर के आगे से निकलने की हिम्मत है जो नहीं करता। तो सरकार ने उनके लिए एक लव लेटर भेजा है, लेकिन वो लव लेटर सरकार ने उनको नहीं भेजा है। लव लेटर सरकार ने भेजा है स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके तहत उन्होंने 23 प्रजातियां, 23 जो डॉग्स की ब्रीड्स है ना, उनको उनके ऊपर बैन लगाने का एक फाइनल डिसीजन, जो कि बहुत पहले लेना चाहिए था, अब ले लिया है। क्योंकि ये डॉग की ब्रीड यार चीर फाड़ के रख देती है इंसान को कुछ मामलों के अंदर, है ना। तो यहां पर एक बहुत अच्छी पहल की गई और मैं उसको बड़ा पॉजिटिव। आपको पता है ये इस तरह के कुत्तों की किनको जरूरत है? किनको जरूरत है? देखो, कुछ तो अच्छे होते हैं
और कुछ क्या है सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं ताकि दिखावा कर सके। आपको नहीं पता, एक वो आपने नोटिस किया होगा या हो सकता है आपसे रिलेट कर जाए, एक बॉडी बिल्डर आदमी, इमेजिन करना मेरे साथ में, एक बॉडी बिल्डर आदमी सुबह सुबह कसरत कर रहा है, कसरत करते करते अचानक वो पेड़ के पास खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में एक रस्सी है, हाथ में एक रस्सी है। सब सोचने यार ये बंदा पेड़ के पास क्यों खड़ा है। जैसे जैसे नजदीक जाते हैं तो पता चलता है कि वो जो बॉडी बिल्डर व्यक्ति है वो अपने पूज्य डॉगी को प्राकृतिक प्रक्रियाएं निष्पादित करवा रहा है। समझ गए? प्राकृतिक प्रक्रियाएं निष्पादित करवा रहा है। वहां पे डॉग जो है सारा आउटगोइंग मामला दर्ज कर रहा है और वो खड़े खड़े देख रहा है, पट्टी पीली तो नहीं आई, हरी तो नहीं आई। अरे यार क्या जिंदगी है ये, अब यही देखना बाकी रह गया है? सुबह सुबह डॉगी को आउटगोइंग कराने के लिए लेके जा रहे हो। अच्छा ले जाना चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल वाला लेके जाओ, ये वाला लेके पकड़ के लेके जा रहे हैं। इंसान पाला नहीं जाता, जानवर पाल के हम अपनी इंसानियत दिखाएंगे। खैर चलो जो भी हम क्या ही कह सकते हैं दुनियादारी के अंदर। वो कहते हैं ना दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, सब कुछ देखकर भी चुप रहना ही पड़ेगा, है ना। खैर चलो, तो यहां पर पशुपालन और डेयरी विभाग ने राज्य सरकारों को इनकी ब्रीड के ऊपर है जो बैन लगाने का बोल दिया। अब जिन मालिकों के पास पहले से ऐसे पालतू जानवर हैं, उनके रूप में जो नस्लें हैं, उन्हें आगे प्रजनन को रोकने के लिए नपुंसक बनाने या बदिया करने का मतलब एक अलग सेगमेंट होता होगा, मेरे को इसका हिंदी वर्ड नहीं पता चल रहा है, तो प्रमोट किए जाने की बात है जो कही है। और ये भी कम नहीं होता, मैं आपको यार क्या तो अंदर की बातें बताऊं, इतनी चीजें हैं कि मतलब बताने में शर्म आ जाए। कई मकान मालिक ऐसे होते हैं जो अपने कुत्तों को किराए पे देते हैं। अब सुन ही लो, कानूनी अपडेट है, वकील नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। कई ऐसे मकान मालिक नहीं, सॉरी, कई ऐसे मतलब जो है डॉगी के मालिक होते हैं जो अपने डॉगी को किराए पे अवेलेबल करवाते हैं। किस चीज के लिए अवेलेबल कराते हैं? क्योंकि शहर में ऐसे कुछ सेंटर होते हैं जो ये ब्रीडिंग करवाने का काम है जो करते हैं, ताकि सिमिलर ब्रीड जो है और आ सके वगैरह वगैरह, है ना। तो ये भी चीज होती है, पता नहीं क्या चल रहा है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ये सारी ब्रीड है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके आसपास में कोई इन ब्रीड में से कोई लेके बैठा है ना, तो उसको बोल दो भैया छोड़ के आ जा जंगल के अंदर। हाँ ये बात है, देखो वो अलग चीज होती है। देखो मैं एक बात बताऊं, डॉग लवर होना अलग चीज होती है और एक फेरोसियस डॉग लवर होना, ये क्या चीज है भाई? डॉग लवर बनो, छोटा सा टॉमी मोटा सा टॉमी ले आओ, पालतू ले आओ, है वो ठीक है। नहीं, हमको तो ऐसा चाहिए, ये मतलब ये सूखे भालू जैसा दिखने वाला डॉगी चाहिए, तो उसका क्या ही कहें। क्या चलो जो भी हो, मुझे क्या लेना देना, आपको क्या लेना देना। सरकार ने बैन लगाया है तो है गलती निकलेगी सरकार की निकलेगी। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ सुनाना भी है तो सरकार को सुनाना, मुझे कुछ मत सुनाना भैया। मैंने तो बस वो बताया जो सरकार ने कहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो डॉग ब्रीड के संबंध में लीगल अपडेट है और आने वाले टाइम के अंदर आपके घर के अंदर ये पाया जाता है तो भैया आप सलाखों के पीछे पाए जा सकते हैं। आपके भले के लिए मैंने ये बात बता दी, अब आप किसी और के भले के लिए उसको शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये सारे हैं, ये पिटबुल हो गया, ये क्या नाम है, ये तो नाम ही याद नहीं होते, खतरनाक। इंसान की ब्रीड याद हो नहीं रही थी, जानवरों की ब्रीड याद करनी पड़ रही है। तो अमेरिकन बुलडॉग, ये बोरबोइल, कंगल, सेंट्रल एशियन, है ना, वगैरह वगैरह है, जो भी हो, रोट व्हीलर वगैरह, मैस्टिफ वगैरह वगैरह वगैरह, खैर जैसा भी हो, सानू की। हाँ ये खबर मस्त है भाई, फिर से वो समय आ चुका है कि आपके हाथ पर लगेगा एक निशान, यानी कि लोकसभा। आज तारीख क्या होगी? 14 मार्च होगी ना। 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाइए, आपके जो है लोकसभा की चुनाव की तारीख है जो तय हो जाएगी 16 और 17 मार्च को। और आज की आखिरी खबर मैं आपको बता देता हूं जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, एक वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया, कैन आई प्ले इट? बोलो यस। लेकिन उस वीडियो को चलाने से पहले थोड़ा प्रमोशन होना चाहिए अनअकैडमी का। प्रमोशन तो क्या है, जानकारी है, ले लीजिए। देखो ऐसा है कि एक तो अभी आपके 16 मार्च तक, 15-16 को आपके लोकसभा के चुनाव की तारीख आने वाली है और 16 मार्च तक जो है आपके पास में अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर है। अब स्पेशल ऑफर को मानो गोली। मेन बात सुन लो, जुडिशरी की तैयारी करनी है, एडवोकेसी के लॉ को प्रॉपर और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना है, लिंकिंग स्टाइल में, डायग्रामेटिक नोट्स मेकिंग के साथ में, देन मोस्ट वेलकम। बढ़िया तरीके से हर चीज को डील करने वाला है। इनफैक्ट अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं यार, डोंट मिस लिंकिंग चार्ट एंड दिस लिंकिंग बेयर। अपने 10 साल के अनुभव को इन चीजों के अंदर डाल दिया। इससे क्या होगा? इससे आपकी तैयारी का एक अलग लेवल है जो होने वाला है, ठीक है। और यकीन मानिए
यकीन मानिए, अगर आपको एक बार लत लग गई, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर एक बार आपको लिंकिंग से लॉ पढ़ने की लत लग गई ना, तो फिर ये आदत छूटेगी नहीं। लिंकिंग एक नशा है और पढ़ने वाले को पढ़ने के लिए नशेड़ी बनाने का काम हम करते हैं और पूरे जज्बातों के साथ करते हैं, और ऐसा नशा आप करवाएंगे कि बुढ़ापे तक नहीं छूट पाएगा। लेकिन वो नशा ऐसा है जो जिंदगी के रास्ते में मंजिल की ओर कदमों को आगे बढ़ाने वाला है, रोकने वाला नहीं है। पॉजिटिव आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपके पास मौका है 24 मंथ का, आप क्या कर सकते हो, जुडिशियल प्रिपरेशन प्लान। क्योंकि अभी मार्च महीना है, स्पष्ट कह रहा हूं बहुत ही बेझिझक तरीके से, मार्च महीना है, ईयर एंडिंग है, इसलिए ऑफर आ रहा है। अप्रैल में आपको ऑफर नहीं दिखने वाला, ये भी तय है। 12+12 मंथ के अंदर अनअकैडमी आपको 24 मंथ का जुडिशियल सेगमेंट दे रही है, यानी कि एक साल का हुआ 28,000। भारत के हर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि इस लेवल का क्वालिटी कंटेंट अनिल खन्ना सर, रिटायर्ड आईपीएस, आपको इसी क्लासेस के अंदर देखने को मिलेंगे। कई ऐसे यंग और एनर्जेटिक फंड जो पर्सन है वो आपको यहां पे देखने को जो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ। 28,000 सालाना, यानी कि 56,000 2 साल का, 12+12 महीने का आपके पास 56,000 के अंदर। लेकिन ज्वाइन तब करना जब सीखने की ललक हो। अगर ललक नहीं है तो हाथ जोड़ेंगे आपसे, दूर रहने में ही भलाई है जो होती है। सीखना कानून को बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। और भी कई सारी चीजें 18 मंथ के साथ ही 12 मंथ का आपके पास ऑप्शन वगैरह 64,000 के अंदर, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। आज से ही, आज क्या तारीख है, 14 मार्च, आज से ही मॉर्निंग में मैंने BNS, यानी कि ये जो नया वाला कानून है, भारतीय न्याय संहिता, इस टॉपिक को मैंने क्या किया, स्टार्ट है जो किया है। नाउ 20 तारीख से लिंकिंग डायरेक्ट आपके डिस्पैचिंग स्टार्ट हो जाए। अभी एडवांस बुकिंग है, एडवांस बुकिंग है, प्रिंटिंग में मामला चल रहा है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं मेन वो वीडियो जो आपको जानना जरूरी है, एक देश एक चुनाव। इससे पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊं, चलो पहले वीडियो दिखाते हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा करना है। इस वीडियो को देखिएगा, ये आपके सामने 1.5 से 2 मिनट का वीडियो है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। तैयार हो जी? चलो फिर 3, 2, 1। Unacademy. Let's crack it. वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी बनाई गई थी 14 मार्च को, तो उस कमेटी ने प्रेसिडेंट के, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस रिपोर्ट को टोटल 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है जो कहा जा रहा है। अब ये जो पैनल जो गठित हुआ था 2 सितंबर 2023 को किया गया था, और कई अलग अलग स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से डिस्कशन करने के बाद में लगभग 191 डेज का टाइम लगा है, और उसके बाद ये रिपोर्ट जो सामने आई है। एक देश एक चुनाव पर इस कमेटी ने टोटल 62 पार्टियों से कांटेक्ट किया, संपर्क किया, और इनमें से 47 ने जवाब दिया। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। आप यहाँ पे नोट करें, 62 पार्टीज में से 32 पार्टियों ने इसको समर्थन दिया, 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया, और बाकी की जो 15 पार्टियां हैं वो न्यूट्रल रही, ना हाँ बोला ना बोला। अगर बात करें कांग्रेस की, आप है, बसपा है या CPIM है, इन्होंने एक देश एक चुनाव का विरोध है जो किया, और वहीं पर जो भाजपा है, नेशनल पीपुल्स पार्टी वगैरह, इन्होंने इसका समर्थन है जो किया। हाईकोर्ट के 9 फॉर्मर जो मुख्य न्यायाधीश ने, उन्होंने इस मतलब जो है समर्थन का, इस प्रस्ताव का समर्थन जो किया, जबकि हाईकोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीश ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया। यानी कि देखा जाए तो 9 फॉर्मर जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, उन्होंने क्या किया, इसको एक तरीके से सपोर्ट है जो किया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से इस रिपोर्ट के तहत एक देश एक चुनाव को स्थापित किया जाएगा। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो के कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। हाँ जी, ये वीडियो बनाया था मैंने जस्ट अभी आधे घंटे पहले, सोचा जो चीज़ है वो सारे फैक्ट आ जाए। तो देखो ऐसा है, हमारे देश की राष्ट्रपति की चेन में 2 राष्ट्रपति महोदय, एक हमारे भूतपूर्व और एक हमारे निर्वर्तमान वर्तमान वाले। तो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने एक रिपोर्ट सौंपी है, और इस रिपोर्ट के तहत एक देश एक चुनाव, तैयार हो जाओ मेंटली, क्योंकि कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने स्पष्ट रूप से इसका समर्थन किया है। और तकरीबन मेरे पास एग्जैक्टली वो फिगर तो नहीं है, लेकिन लगभग आपके 18 हाई कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस ने भी इसको क्या किया, रिकमेंड है जो किया। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट।
तो एक देश एक चुनाव। अब देखो ये उनकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का एक पन्ना आपको पढ़ के सुनाऊं क्या मैं? देखो 47 राजनीतिक दलों में प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। केवल 15 राजनीतिक दलों को छोड़ के 32 पॉलिटिकल जो हैं उन्होंने न केवल साथ साथ चुनाव प्रणाली का समर्थन किया, बल्कि लिमिटेड रिसोर्सेज की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखना, आर्थिक विकास को गति देने के विकल्प में अपनाए जाने की जोरदार वकालत भी की है। 47 में से देश की 32 पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट में। साथ साथ चुनावों का विरोध करने वाले दलों ने यह मुद्दा उठाया कि यह विकल्प अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा और यह अलोकतांत्रिक है वगैरह, संघीय ढांचे के विपरीत है वगैरह वगैरह। इसका परिणाम राष्ट्रपति शासन की ओर लेके जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक देश एक चुनाव के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट लिखिएगा, जिसका कमेंट बेहतरीन होगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। तो ये सारी बातें दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिल्ली कानूनी अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगेन ये जो आपके प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट का वीडियो है वो आपको लिंकिंग लॉ तनसुख सर टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। इतना ही कहूंगा आप लोगों से, बेसिक लेवल से अगर कानून को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बेरेट के एक एक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए खुद को तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम। इतना विश्वास है खुद के ऊपर और आपके हुनर पर कि मिलकर अच्छा एफर्ट करेंगे ना, चकते फट्टे। चलिए जी, आज के सेशन के लिए इजाजत दूंगा आपसे। मुझे बताना कि ये सेशन मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये आप जैसा कहेंगे, आपका आदेश सर आंखों पे। चलो जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, मस्त रहिए और अपना साथ निभाते हुए चलिए। सॉरी मुझे वापस आना पड़ा। आप में से कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स में देख पा रहा हूँ सर लिंकिंग चार्ट कब डिस्पैच होंगे? 20 मार्च से। आप लोगों ने मार्च महीने में जो भी एडवांस बुकिंग करवाई है 20 मार्च से आपकी डिस्पैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपके बीच में है और वो आपके लिए यूजफुल है। जो